हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मनोविज्ञान की इस क्लास के अंदर। हम पढ़ेंगे आज ये अपना बिंदु रहेगा शिक्षण एंड एवं क्रियात्मक अनुसंधान यानी टीचिंग एंड एक्शन रिसर्च के बारे में। तो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। रीट परीक्षा के अंदर 2 से 3 प्रश्न आपको इसी बिंदु के मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न अपना देखिए, सबसे जो पहला प्रश्न है इसके अंदर वो है, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में निम्न में से किसने योगदान नहीं दिया। तो क्रियात्मक विकास के अंदर कुर्ट लेविन, बीआर बकिंगम, स्टेफने एवं कोवे, इन तीनों ने विशेष योगदान दिया। स्टीफन एम कोरे ने इसमें कोई प्रकार का अनुसंधान नहीं किया। अगला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ होता है कि एक ऐसा शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके। उत्तर रहेगा इसका सी। अगला प्रश्न अपना देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है। स्टीफन कोरे के द्वारा जो अनुसंधान किया गया वो क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च के बारे में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। तो यहाँ पर दिखाया गया प्रोग्राम का क्रियान्वयन और मूल्यांकन करना। तो ये है वो शोध क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने, उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है। तो प्रधानाचार्य के द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। ये रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान का केंद्र बिंदु कौन सा है। क्रियात्मक अनुसंधान का केंद्र बिंदु टाइम होता है, समय होता है। प्रश्न नंबर 7 रहेगा अपना। देखिए प्रश्न नंबर 7 के अंदर दिखाया गया है, निम्न में से कौन सा क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है। कौन सा क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है। तो इसका रहेगा उत्तर, क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है। ये इसका ऑप्शन बिल्कुल सही बैठेगा। क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता नहीं करता। अगला प्रश्न अपना, क्रियात्मक अनुसंधान बल देता है, किस पर बल देता है। तो ये तत्कालीन अनुप्रयोग पर बल देता है। तत्कालिक अनुप्रयोग पर बल देता है ऑन इमीडिएट एप्लीकेशन पर। अगला प्रश्न है 9 नंबर, अनुसंधान जो सामाजिक समस्याओं से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालयों में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, तो उससे कहा जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है। उससे कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। बी रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक और अध्यापिका को किसी विषय की अपने अवबोधनात्मक को प्रतिबंधित करते हुए संकलात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहा जाता है, निर्माण को कहता है या कहती है। तो वह क्या होता है। तो वह होता है रचनात्मक आकलन कर रहा है। वह क्या कर रहा है, वह रचनात्मक आकलन कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11 रहेगा इसमें। प्रश्न नंबर 11 देखिए, शिक्षण की अंत्यक्रिया एवं अंत्यक्रिया अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। तो मुख्य संक्रिया इनकी होती है, निदान की होती है, प्रत्यक्षीकरण की होती है और क्रिया प्रतिक्रिया की होती है। तो इसमें ये सभी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे। अगला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में बात करें तो उपभोक्ता की अनुसंधान करता होती है, बिल्कुल सही है। समस्याओं को हल शीघ्रता से समाप्त किया जा सकता है, ये भी सही है। समस्याओं का हल अभ्यास से लिया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता, ये बिल्कुल यहाँ पर गलत है। तो कथन इसमें सही नहीं पूछा गया, सही रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य कौन सा है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य है स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। अगला है, एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करोगे। तो किस शीर्षक को। तो यहाँ सबसे पहले लिखा है, अनुसंधान समस्या की पृष्ठभूमि को जानना जरूरी होता है, अनुसंधान के उपकरण भी जानना जरूरी होता है। यहाँ पर एक शोधकर्ता के रूप में अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या आप नहीं करोगे, सी रहेगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, उच्च स्तरीय प्राथमिक स्तर। उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वे इसके माध्यम से बच्चों की समस्याओं की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। उत्तर रहेगा इसका 1 नंबर बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16 है, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि यह अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों और प्रशासकों द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही रहेगा, ए नंबर। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है विद्यालय एवं कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। उत्तर रहेगा इसका सी। अगला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान में क्या होता है। क्रियात्मक अनुसंधान में
क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है, बिल्कुल सही रहेगा, ए नंबर इसका उत्तर। अगला है, निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है? तो यहाँ दिखाया गया हिंदी के 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लेख में सुधार करना, ये तो सही है। 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को व्यवहार पर लिखित प्रशंसा और मौखिक प्रशंसा के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन, ये भी सही है। तो यहाँ पर तीसरा है, परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव, ये बिल्कुल सही नहीं है, सी रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये क्रियात्मक अनुसंधान सबसे पहले देखें तो यह अध्यापक और शिक्षा विषय से जुड़े हुए लोगों के द्वारा किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। किसी विशिष्ट समाधान के लिए किया जाता है, ये भी सही है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, बिल्कुल नहीं किया जाता, सी रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखिए, इसके अंदर एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषता और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, उसे कहा जाता है निदानात्मक परीक्षण। उत्तरेगा इसका बी। अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? त्रिकोण का जो भाग नहीं है वो है शिक्षण अनुभव। उत्तरेगा इसका सी, शिक्षण अनुभव। त्रिकोण के भाग होते हैं एजुकेशनल पर्पज, एवल्यूशन और लर्निंग एक्सपीरियंस, 3। अगला प्रश्न है अपना, प्रश्न नंबर 23। शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व और कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्रित की, यह प्रक्रिया कहलाती है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं आंकलन करना। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण भाग है। तो यह भाग होता है मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का भाग होता है। अगला प्रश्न है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना, ये रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 26 रहेगा अपना, विश्वसनीयता की अवधारणा से हास्य है प्राप्तांकों की बारंबारता निर्धारण करना, फ्रेंक्सी ऑफ मार्क्स ऑब्जेक्ट, तो सी रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 में लिखा गया है, रेगिस्तान में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। तो इसमें रहेगा अपना युगात्मक मूल्यांकन के मापन की भूमिका पर सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक महत्वपूर्ण अवलोकन होता है। अगला प्रश्न है, किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभाव का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकलित किया जाता है? तो इसमें परिकलित किया जाता है उपलब्धि का, अचीवमेंट का। उत्तर रहेगा इसका सी। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य होता है, तो इसका तात्पर्य है सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों का नियमित रूप से आकलन करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मूल्यांकन का जो प्रकार नहीं है वो है मानक, स्टैंडर्ड इसका मूल्यांकन का प्रकार नहीं होता। इसके अलावा ये अपना निर्माणात्मक है, योगात्मक है या सीसीई, ये तीनों मूल्यांकन के प्रकार होते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, विद्यार्थियों के व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें देखिए, सबसे पहले विद्यार्थियों का शैक्षिक स्तर, बिल्कुल ये सही है, व्यापक मूल्यांकन में बहुत उपयोगी होती है। विद्यार्थियों के व्यक्तिगत और सामाजिक गुण, ये भी सही है। विद्यार्थियों की अभिवृत्ति, अभिरुचि और मूल्य, ये भी सही है। बुद्धि लब्धि गुणांक, तो इसमें जो IQ होता है वो मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं किया जाता इसको। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 रहेगा अपना, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन का उद्देश्य होता है बच्चे को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चों ने क्या सीखा ये जानना, बच्चों के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, उपयुक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है, तब उस परीक्षा को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं विश्वसनीयता, बी रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न अपना, परीक्षण का रेगिस्तान का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से होता है, तो ये होता है विश्वसनीयता की लाइबिलिटी का। उत्तर है इसका ए नंबर। शिक्षण का आधारभूत प्रतिरूप के प्रणेता कौन है? देखिए प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। शिक्षण का आधारभूत प्रतिरूप के प्रणेता है, तो ये प्रणेता है ग्लेसर। उत्तर है इसका सी, ग्लेसर। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो, एक प्रभावी शिक्षक कौन सा होता है? वह शिक्षक होता है जो विद्यार्थियों को सीखने हेतु प्रेरित करे, अधिगम हेतु अभिप्रेरित कर सकते। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? तो केंद्रित पाठ्यक्रम में सब्जेक्ट मैटर सबसे मजबूत होता है, इसका उत्तर रहेगा अपना
बी। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न है अपना, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ क्या होता है? बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ होता है बच्चों की अभिव्यक्ति और उसकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। सी रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता यह है कि बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देता है। ये बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम क्या परिणाम था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था तो ये एनपी 1986 का परिणाम है। एनपी शिक्षा नीति 1986 का परिणाम है। अगला है, निम्न में से कौन सी मानसिक योग्यता अवबोध प्राप्त उद्देश्य से संबंधित नहीं है? अवबोध प्राप्त उद्देश्य से संबंधित नहीं है तो इसमें रिकॉल उत्तर है इसका, रिकॉल यानी प्रत्यास्मरण करना। अगला प्रश्न अपना, शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? तो ब्लूम के द्वारा जो भावात्मक पक्ष लिए गए थे तो उसमें ज्ञान नॉलेज है उसके अंदर संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 43 देखिए, निम्न में से कौन सा शिक्षण व्यवहार नहीं है? कौन सा शिक्षण व्यवहार नहीं है? तो निदानात्मक शिक्षण, तो ये शिक्षण का व्यवहार नहीं होता। अगला है प्रश्न अपना, प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 में लिखा गया है कि समवर्ती स्तर के शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है? समवर्ती स्तर के शिक्षण का उद्देश्य जो नहीं है वो है, यहाँ पर देखिए, मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण किया जाता है। समवर्ती स्तर में तथ्यों का ज्ञान भी होता है, अर्थ के प्रत्यक्षीकरण करना और विचारों को समझना, ये इसके अंदर बिल्कुल उद्देश्य नहीं होता समवर्ती स्तर का। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शिक्षण के सत्रों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है? शिक्षणों के सत्र के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है, वो है प्रदर्शन स्तर, परफॉर्मेंस लेवल, बी रहेगा इसका उत्तर। अगला है, शिक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही नहीं है? शिक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? सही पूछा गया तो सबसे पहले शिक्षण का श्रवण करना, बोधगम्य करना और चिंतन करना, इसका उत्तर रहेगा ए नंबर। अगला प्रश्न, पेडागोजी किस दशक में प्रचलित पाठ्यक्रम था? पेडागोजी ये था 1960 के दशक में, उत्तर रहेगा इसका ए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का चर नहीं है? शिक्षण का जो चर नहीं है वो है पेरेंट्स, माता पिता। शिक्षण का जो चर होते हैं वो शिक्षक, पाठ्यकर्ता और विद्यार्थी होते हैं। अगला प्रश्न, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है। देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है तो विद्यार्थी क्या होता है शिक्षण प्रक्रिया के अंदर? विद्यार्थी एक प्रकार से आश्रित चर होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, आश्रित चर होता है। शिक्षण अधिगम का केंद्र होता है, शिक्षण अधिगम का केंद्र होता है वो शिक्षार्थी होता है। कौन होता है? शिक्षार्थी होता है, बालक होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 में लिखा गया है, शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो शिक्षार्थी होता है, बी रहेगा इसका उत्तर। शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष में निम्न में से कौन सा सत्र संबंधित नहीं है? हमने पहले प्रश्न कर लिया, ज्ञान, नॉलेज इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से युग्मित है? कौन सा युग्म है तो वो सही रूप से युग्मित है। यहाँ सबसे पहले दिखाया गया है चारित्रीकरण करना और भावात्मक परिक्षेत्र, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर डी रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा वर्ग ज्ञानात्मक पक्ष का नहीं है? कौन सा वर्ग ज्ञानात्मक पक्ष में नहीं है? तो ये संपर्तीकरण होता है इसमें, ठीक है ना। तो वो भावात्मक की बात करें तो इसमें नॉलेज होता है और यहाँ पर ज्ञानात्मक पक्ष की बात करें तो संपर्तीकरण होता है। अगला प्रश्न है, ब्लूम के अनुदेशात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शामिल नहीं किया गया? तो इसमें सोशल को, सामाजिक को शामिल है, इसके अंदर नहीं किया गया। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला जो प्रश्न है अपना देखिए, आईसीईएम द्वारा उद्देश्यों का वर्गीकरण और मानसिक प्रक्रिया निम्न होती है। तो इसमें जो मानसिक प्रक्रिया निम्न कौन कौन सी होती है? आरसीईएम द्वारा उद्देश्यों का जो वर्गीकरण और मानसिक प्रक्रिया होती है उसमें ज्ञान, समझना, प्रयोग, सृजनात्मक, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, क्रिएटिविटी, ये ए रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न अपना, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है वो है अभिक्षमता, उत्तर रहेगा इसका डी, अभिक्षमता। हमारे पाठ स्थूल से प्रारंभ होकर सूक्ष्म में समाप्त होने चाहिए, किसने कहा? हमारे पाठ स्थूल से प्रारंभ होकर सूक्ष्म में समाप्त होने चाहिए, ये कहा गया है स्पेंसर के द्वारा, उत्तर रहेगा इसका बी, स्पेंसर। अगला प्रश्न है, तत्व और व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है। तत्व और व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है
सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों का नियमित रूप से आकलन करना, बी रहेगा इसका उत्तर। 72 नंबर क्वेश्चन रहेगा, सतत और समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? सतत और समग्र मूल्यांकन में शामिल होता है विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक और सकारात्मक आकलन का प्रयोग करना, ए रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 73। तो 73 में लिखा गया है, देखिए इसमें लिखा यह गया है कि एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों से अपने जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निवास के लिए कहा। इस कार्य भार से ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है? तो ब्लूम के इसमें प्रयोग एक्सपेरिमेंट की व्याख्या इसके अंदर की गई है। अगला प्रश्न, समानता, गुणवत्ता और परिमाण को भारतीय शिक्षा का दुघारीय त्रिकोण किसने कहा है? दुघारीय त्रिकोण कहा है श्री जेपी नायक ने, उत्तरेगा इसका बी श्री जेपी नायक। अगला प्रश्न है, मध्यावर्ती परीक्षा एक उदाहरण है। मध्यावर्ती परीक्षा किसका उदाहरण होता है? तो ये योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण होता है, योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है, किसी विशेष या प्रशिक्षण के प्रभाव का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकलित किया जाता है? तो इसमें अचीवमेंट को परिकलित किया जाता है, उपलब्धि को परिकलित किया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? ब्लूप्रिंट होता है ये टेस्ट का होता है, परीक्षण निर्माण का, उत्तर है इसका डी टेस्ट। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 78 में दिखाया गया है, 78 में ये दिखाया गया है, देखिए शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? तो इसमें होता है वर्णनात्मक शिक्षण, वर्णनात्मक शिक्षण। अगला प्रश्न, मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन का उद्देश्य ये होता है कि उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं, उसका आकलन करना होता है मूल्यांकन का उद्देश्य। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक लचीला और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो डी रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, बिल्कुल सी, विद्यार्थी निष्क्रिय होंगे या केवल सीखने पर बल दिया जाए। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी इसके कारण रहेंगे। 82 के अंदर है कि शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है जब विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए, तो शिक्षण सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। अगला प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 83 देखिए आप, 83 में दिखाया गया भाई, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि जिस पर आधारित होती है, वह है, निचली कक्षाओं के अंदर खेल विधि होती है वो विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है, सी रहेगा इसका उत्तर। अगला, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा में शामिल है, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा में शामिल है अधिगम प्रक्रिया पर नियंत्रण करते हुए, बी रहेगा इसका उत्तर। किसी वस्तु या कार्य से जुड़ी भावनाएं हैं, किसी वस्तु या कार्य से जुड़ी भावनाएं ये व्यक्तित्व के भावात्मक घटक का स्वरूप होती है। अगला प्रश्न, एक मेहनती छात्र बार बार कक्षा के परीक्षणों में असफल रहा, इस मामले में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इस मामले में शिक्षक को करना चाहिए कि उसके प्रदर्शन में कमी के कारण का पता लगाना चाहिए, उत्तर रहेगा इसका सी। बुनियादी शिक्षा का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से शिक्षण का स्तर नहीं है, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए निम्न में से शिक्षण का स्तर नहीं है, तो इसमें जो स्तर नहीं है शिक्षण का वो है सूक्ष्म स्तरीय परीक्षण, माइक्रो लेवल टीचिंग, उत्तरेगा बी इसका। अगला, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है तर्क शक्ति का विकास और चिंतन का विकास, दोनों ही, तो इसमें दोनों ही रहेगा। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निदान के बाद चाहिए, किसके बाद चाहिए? निदान के बाद उनको चाहिए समुचित उपचारात्मक कार्य होना, बी रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार हुआ था 1963 के अंदर, माइक्रो टीचिंग 1963 में प्रभावशाली आई थी। अगला है, शैक्षिक प्रक्रियाओं में मुख्य तत्व कौन सा होता है? शैक्षिक प्रक्रियाओं में जो मुख्य तत्व होता है लर्नर, टीचर, लर्निंग एक्सपीरियंस, लर्निंग पर्पज, प्रोसेस और अधिगम यानी लर्निंग सिचुएशंस, तो इसमें सी रहेगा उत्तर। अगला है, सूक्ष्म शिक्षण की कुल अवधि होती है, सूक्ष्म शिक्षण की कुल अवधि होती है 36 मिनट, ओनली 36 मिनट। अगला प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 94,
94 में दिखाया गया भाई, शिक्षण की प्रक्रिया में एक शिक्षक को हमेशा निम्न के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो किसके लिए? उससे कोशिश करनी चाहिए फीडबैक और प्रबलन देने के लिए, फीडबैक यानी उचित प्रतिपुष्टि की। तो डी रहेगा इसका उत्तर। प्राकृतिक भाषा की पहचान क्या है? प्राकृतिक भाषा की पहचान होती है सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। तो ए रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न कक्षा 1 में, देखिए कक्षा, हाँ, कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? कक्षा 1 में भाषा कौशल का विकास है, ये होना चाहिए सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। तो ये क्रम होना चाहिए कक्षा 1 में भाषा कौशल का विकास। अगला है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1961 में। सी रहेगा इसका उत्तर 1961। अगला निम्नलिखित में से निम्नलिखित मापन के सत्रों में सबसे अच्छा कौन है? तो सबसे अच्छा मापन का जो अनुपात होता है वो होता है रेडियो अनुपात। बी रहेगा इसका उत्तर। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के यह अध्याय हमने पढ़ा है। आपको प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।